हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमारी जो रामचंद्र तिवारी सीरीज है, आज उसका भाग 12 है। अभी तक 11 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। हमने निबंध हिंदी गद्य के उद्भव और विकास से लेके हमने निबंध साहित्य के विकास तक पढ़ लिया है। अभी हम लोग आलोचना वाले पार्ट को पढ़ रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करती हूँ। ये हमारी पुस्तक है, आप लोगों को इसका नाम याद हो ही गया होगा, हिंदी का गद्य साहित्य, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी। दोस्तों, अब आप लोगों को मेरे बारे में पता ही चल गया होगा। मेरा नाम है शैली वाशने। मैं 2021 की यूजीसी नेट टॉपर रही हूँ। इसके अलावा मैंने अभी दोबारा से 2024 में फिर से यूजीसी नेट का एग्जाम दिया था, जहां मुझे 99.97 परसेंटाइल प्राप्त हुए थे। और इसके अलावा मैंने इग्नू, जेएनयू, बीएचयू, एएमयू, डीयू आदि यूनिवर्सिटीज के पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम दिए थे, जहां पे मैंने टॉप किया था। इसके अलावा मैंने 2024 में एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम दिया था, जहां मैंने रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद मैं इंटरव्यू तक भी पहुंची थी। और वर्तमान समय में मैं जामिया मिलिया इस्लामिया से पीएचडी कर रही हूँ। और दोस्तों, ये जो हमारे जो एच एन अध्ययन ऐप है, वहां पे आप लोग हमारी कोई भी बैच परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो नेट का हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, चाहे वो राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो या मध्य प्रदेश हो, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आप हमारे बैच से जुड़ने के लिए मेरा कोड शैली11 यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज है हमारी मनोवैज्ञानिक या अंतरचेतनावादी आलोचना। मनोवैज्ञानिक आलोचना का मूल उत्स सिगमंड फ्राइड 1856 से 1939 ईस्वी का अंतश्चेतनावादी कला सिद्धांत है। फ्रॉइड के अनुसार मानव मन की अनेक वासनाएं धार्मिक, नैतिक और सामाजिक प्रतिबंधों के कारण अंतर्मन में दबी रह जाती हैं। ये वासनाएं अवचेतन मन से चेतन क्षेत्र में आने और व्यक्त होने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। तो हमारी जो वासनाएं हैं कहाँ पे एकत्रित होती हैं? अवचेतन मन में। मानव का यह अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड, अधिक सक्रिय होता है। चेतन और अविचेतन के बीच मन की अर्धचेतन स्थिति होती है। तो हमारे जो मन है उसकी चेतन और अवचेतन के बीच में एक स्थिति होती है अर्धचेतन। इसी से होकर दमित वासनाएं अवचेतन मन में प्रविष्ट होती रहती हैं। ये दमित वासनाएं काम मूला होती हैं। कला और साहित्य के माध्यम से इन वासनाओं की अभिव्यक्ति सुंदरतम रूप में होती है, क्योंकि यहाँ इनका उदात्तीकरण हो जाता है। कलाकार अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है। जब उसकी प्रेम, यश, धन, शक्ति संबंधी ऐशनाएं यथार्थ जगत में पूर्ण नहीं हो पाती, तो वह अपनी वासनाओं की तुष्टि कल्पना लोक में करने लगता है। इस व्याख्या के अनुसार काव्य कला दमित काम वासना की एक काल्पनिक अभिव्यक्ति है। अगर हम फ्रॉइड की परिभाषा को माने तो काव्य कला दमित काम वासना की ही एक काल्पनिक अभिव्यक्ति है। मनोवैज्ञानिक आलोचना कवि के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के बल पर उन वासनाओं को विश्लेषण करती है जो कवि के मन में दमित रह गई होती हैं और जिनकी अभिव्यक्ति उनके काव्य कृतियों में होती है। अगर मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ तो मनोवैज्ञानिक आलोचना में बेसिकली यही है कि जो मन में या जो कभी लिखना पूरा नहीं कर पाता, जो भी हमारा रियल जग, मतलब जो हमारी रियल वर्ल्ड है, उसमें अगर वो पूरा नहीं कर पाता तो वो क्या करता है, काल्पनिक दुनिया बनाता है और सारी चीजें अच्छी अच्छी होती हैं इस तरीके से, या जो उसके मन में जो इच्छा होती है वो उसी की अभिव्यक्ति करता है। मनोवैज्ञानिक आलोचना कवि के व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के बल पर उन वासनाओं को विश्लेषण करती है जो कवि के मन में दमित रह गई हैं और उनकी अभिव्यक्ति उनकी काव्य कृति में होती है। फ्रॉइड के बाद आते हैं उनके शिष्य एडलर और यूंग। यूजीसी नेट में मुझे याद है कि वहां पूछा गया था कि इनका जन्म वर्ष के अनुसार इनका कालक्रम लगाना था। तो पहले फ्रॉइड है, फिर एडलर है 1870 ने काम वासना से अधिक अधिकार भावना को दिया। तो उन्होंने काम वासना से अधिक किसको महत्व दिया है? अधिकार भावना को। किसने? एडलर ने। उसके अधिकार भावना की शारीरिक हीनता जनित मनोग्रंथि से उद्भूत माना और कला के लिए हीनता की पूर्ति का साधन बताया। तो हीनता की पूर्ति का साधन किसने माना? कला को एडलर ने। इसके बाद आते हैं 1875, यूंग ने फ्राइड के काम भावना और एडलर के अधिकार भावना दोनों को ही एकांगी बताया। उसने अचेतन मन के दो भेद स्वीकार किए। तो किसने अचेतन मन के दो भेद स्वीकार किए हैं? युंग ने। कौन कौन से? व्यक्तिगत अचेतन और सामूहिक अचेतन। ये जो आप पोर्शन जितना भी पढ़ रहे हैं नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट महत्वपूर्ण है यहाँ पे। उसके अनुसार यह सामूहिक अचेतन हमारी समझ शक्तियों का अंधकार में कोश है।
इसमें हमारे पूर्वजों के लाखों वर्षों के अनुभव तथा विश्व में घटित युगों युगों की ऐतिहासिक घटनाएं परत दर परत संचित होती रहती हैं। यह अनुभव अभिव्यक्ति के लिए बिंबों और प्रतीकों का सहारा लेते हैं। संसार के साहित्य में ऐसे अनेक आदि बिंब लक्षित किए गए हैं जिनकी व्याख्या से मानव की विकास यात्रा को आदिम स्थितियां स्पष्ट होती हैं। यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है डॉक्टर बच्चन सिंह का है। आदिम बिंब और मिथक के लगभग एक ही चीज मानते हैं। युंग और वो सॉरी बच्चन सिंह का यहाँ पे एक कथन है जो महत्वपूर्ण है। आदिम मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है जिसमें माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्य के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता था। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है जिसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता है। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन का सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। किसका कथन है? डॉक्टर बच्चन सिंह का। हिंदी में ईलाचंद्र जोशी मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में सर्वाधिक क्रियाशील आलोचक माने जा सकते हैं। तो कौन सबसे ज्यादा क्रियाशील है मनोवैज्ञानिक आलोचना में? ईलाचंद्र जोशी। साहित्य सर्जना लिखकर उन्होंने मनोवैज्ञानिक आलोचना की प्रतिष्ठा की थी। उसके बाद विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा आदि कृतियों में उनका अब मनोवैज्ञानिक आलोचक निरंतर सजग रहा है। जोशी जी के अनुसार हिंदी का भक्ति साहित्य दमित कामकुंठा का ही प्रतीक है। ये महत्वपूर्ण है। तो ईलाचंद जोशी ने जो भक्ति साहित्य को है वो दमित कामकुंठा का ही प्रतीक माना है। छायावादी काव्य में भी उन्होंने यौन संबंधी भावना को ही शब्द जाल में अवगंठित शालीन स्थिति के रूप में देखा। जोशी जी के चिंतन पर फ्रॉइड के काम मनोविज्ञान का विशेष प्रभाव है। अन्य मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है? नगेंद्र, डॉक्टर देवराज उपाध्याय और अज्ञे। तो आप याद रखेंगे मनोवैज्ञानिक आलोचक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, ईलाचंद जोशी, देवराज उपाध्याय और अज्ञे। देवराज डॉक्टर देवराज नहीं है, देवराज उपाध्याय, ये भी आप लोग याद रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक हैं किंतु वे मनोवैज्ञानिक को रसवाद का पूरक मानते हैं। मैंने ये आपको पहले बताया था, ये महत्वपूर्ण है। अज्ञे के अनुसार अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर कलाकार जब विद्रोह कर देता है तो उसकी यही विद्रोह की कलात्मक सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। तो अज्ञे का मानना है कि जो भी अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर कलाकार जब विद्रोह कर देता है तो वो एक कला की सृष्टि करता है। इस प्रकार अज्ञे जी ने प्रकारांतर से कला के मूल में हीनता की अनुभूति और उसकी पूर्ति के प्रयत्न की बात को भी ही व्यक्त किया है। डॉक्टर देवराज उपाध्याय ने हिंदी कथा साहित्य के मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अच्छी आलोचना की। उनकी रचनाएं हिंदी का मनोवैज्ञानिक अध्ययन 1964 महत्वपूर्ण कृति प्रकाशित हुई। डॉक्टर ज्वाला प्रसाद खेतान की अज्ञे की रचना में काम तत्व और उसकी चरम परिणति लिखकर उन्होंने उपन्यास में चिरंतर नारी के आद्य बिंब और काव्य कृतियों में विज्ञ पुरुष के आद्य बिंब का अनुसंधान किया है। पुरुष और नारी पात्रों में आद्य पुरुष और नारी के बिंबों की झलक देखी जा सकती है। रचनाकार द्वारा प्रयुक्त विशेष प्रकार के प्रतीकों और बिंबों के भीतर छिपे अभिप्राय की व्याख्या कर सकती है। मिथकीय रचनाओं और कल्पनाओं के भीतर छिपे हुए जीवन सत्य का उद्घाटन कर सकती है। फैंटेसी के भीतर झिलमिलाते हुए यथार्थ का विवेचन कर सकती है किंतु साहित्य और कला के समग्र सौंदर्य की व्याख्या नहीं की जा सकती। कहा जा सकता है कला का केवल वही पक्ष जो कलात्मक रूप विधान की प्रक्रिया से संस्पृक्त है मनोविज्ञान का विषय हो सकता है। जो पक्ष कला की आधारभूत प्रकृति से संबंध है वह सदैव मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर रहा है। यह कथन पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा से लिया गया है। और ये पाश्चात्य काव्यशास्त्र की परंपरा आप लोग मुझे बताएंगे ये पुस्तक किसकी है? कला का केवल वही पक्ष जो कलात्मक रूप से विधान की प्रक्रिया से संपृक्त है, मतलब जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान का विषय हो सकता है। जो पक्ष कला की आधारभूत प्रकृति से संबंध है वह सदैव मनोविज्ञान के क्षेत्र से बाहर रहेगा। अब मिथ्य की आलोचना, इसलिए ये इधर मनोवैज्ञानिक आलोचना का जोर कम पड़ गया, अब मिथ्य की आलोचना का प्रचलन बढ़ गया है। डॉक्टर नगेंद्र, रमेश कुंतल मेघ, जगदीश प्रसाद श्रीवास्तव, अश्विनी पराशर, उषापुरी, विद्या वाचस्पति, डॉक्टर शंभुनाथ आदि की मिथ्य की आलोचना उल्लेखनीय है। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना। ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक आलोचना आलोच्य कृति का मूल्यांकन इतिहास एवं संस्कृति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में करना चाहिए।
वर्तमान की किसी भी गंभीर, जटिल एवं उलझनपूर्ण समस्या का कारण कभी कभी सुदूर अतीतवर्ती किसी महान ऐतिहासिक घटना में ढूंढा जा सकता है। इसलिए युग विशेष के साहित्य को समझने के लिए हमें समूची ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपरा का अनुशीलन करना चाहिए। हिंदी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, परशुराम चतुर्वेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ऐतिहासिक आलोचक माने जाते हैं। की समीक्षा इसी कोटि में आएंगी। ऐतिहासिक आलोचक के अनुसार मानव समुदाय की चिंतनशीलता देश काल के अनुसार परिवर्तित होते हुए भी परंपरा से बंधी हुई है। ऐतिहासिक पद्धति समीक्षा की यह ऐतिहासिक पद्धति व्याख्यात्मक आलोचना का ही एक पूरक अंग है। इसका उपयोग आचार्य शुक्ल ने जायसी की आलोचना में भी किया है, किंतु इसका आदर्श रूप उनके बाद पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की आलोचना और हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1942, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रस्फुटित हुई है। तो ये महत्वपूर्ण है। परशुराम चतुर्वेदी की उत्तर भारत की संत परंपरा 1951, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की भूषण ग्रंथावली की भूमिका इसका अच्छा उदाहरण है। ऐतिहासिक आलोचना के उदाहरण यहाँ पे दे रखे हैं। चतुर्वेदी जी, परशुराम चतुर्वेदी जी में वैज्ञानिक अन्वेषण की तटस्थता अधिक है, जबकि द्विवेदी जी तटस्थ नहीं रह पाते और उनकी संवेदनशीलता उभर आती है। इतिहास दर्शन ऐतिहासिक सांस्कृतिक समीक्षा के सिद्धांत पक्ष को पुष्ट करता है। साहित्य के इतिहास की अवधारणा बदलती रहती है। किसी भी साहित्य की को शाश्वत न मानकर उसकी देशकाल बद्धता को रेखांकित करते हुए करने वाली समीक्षा को ऐतिहासिक समीक्षा मानी जाएगी। अब शास्त्रीय समीक्षा क्या होती है? हम देखते आए हैं कि द्विवेदी युग में शास्त्रीय समीक्षा या सैद्धांतिक समीक्षा का विकास दो रूपों में हुआ है। कुछ आलोचकों ने रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ परंपरा में नवीन विवेचनापूर्ण लक्षण ग्रंथों की रचना की और कुछ ने संस्कृत और पाश्चात्य काव्यशास्त्र का समन्वय करके नवीन सिद्धांत ग्रंथों का प्रणयन किया था। छायावाद युग में शास्त्रीय विवेचन कुछ रुक सा गया था। छायावादोत्तर युग से लेकर अब तक इन दोनों परंपराओं का पुनः महत्वपूर्ण विकास हुआ। इधर नवीन लक्षण ग्रंथों की रचना न करके विद्वानों ने संस्कृत के मूल सिद्धांत ग्रंथों को हिंदी में भाष्य सहित प्रमाणिक संस्करण प्रस्तुत करने में अपूर्व उत्साह दिखाया। हिंदी अनुसंधान परिषद दिल्ली ने काव्यादर्श, दंडीकृत, काव्यालंकार सूत्र, वामनकृत, ध्वन्यालोक, आनंदवर्धन, वक्रोक्ति कुंतक, काव्य मीमांसा राजशेखर, औचित्य विचार चर्चा शैवेंद्र, काव्य प्रकाश मम्मट, अभिनव भारती अभिनव गुप्त, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुरचंद आदि संस्कृत के सिद्धांत ग्रंथों का प्रमाणिक संस्करण हिंदी में अवतरित करके बड़ा भारी काम किया है। अरस्तु के काव्यशास्त्र, लॉन्जेनिस के ऑन द सबलाइम, हॉरेस के अर्स पोएटिका का हिंदी अनुवाद कराया है। इन ग्रंथों में हिंदी काव्यशास्त्र समृद्ध हुआ है। पाश्चात्य एवं भारतीय सिद्धांतों के समन्वित आधार पर सिद्धांत ग्रंथों की रचना भी कम नहीं हुई है। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत लक्ष्मी नारायण सुधांशु, साहित्य शास्त्र राम कुमार वर्मा महत्वपूर्ण है। काव्य शास्त्र भागीरथ मिश्र, समीक्षा शास्त्र सीताराम चतुर्वेदी, नया साहित्य नए प्रश्न नंदलाल वाजपेयी, आलोचना का इतिहास तथा सिद्धांत SP खत्री आदि कृतियां पर्याप्त गंभीर और विश्वसनीय सामग्री दे सकी हैं। हिंदी में पाश्चात्य काव्यशास्त्र का विवेचन भी अब थोड़े बहुत होने लगे हैं। इस क्षेत्र में पाश्चात्य साहित्य लोचन के सिद्धांत लीलाधर गुप्त, रोमांटिक साहित्य शास्त्र डॉक्टर देवराज उपाध्याय, पाश्चात्य साहित्य लोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव रविन्द्र सहाय वर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र केशरी नारायण शुक्ल जैसी कृतियां उल्लेखनीय हैं। यहाँ पे आपको कृतियों के नाम याद होना आवश्यक है। राजेंद्र द्विवेदी का साहित्य शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश 1955 इस दिशा में अच्छा प्रयास कहा जा सकता है। डॉक्टर नगेंद्र का बहुचर्चित ग्रंथ रस सिद्धांत 1964 में इसकी पूर्ति नहीं उनकी रचना है, ये आप याद रखेंगे। इसमें संदेह नहीं कि डॉक्टर नगेंद्र ने बड़े परिश्रम और सावधानी से रस के संबंध में संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध समस्त सामग्री को क्रमबद्ध कर एक सुनियोजित ढंग से सजा दिया है। नवीन चिंतन और विचार की दृष्टि से सबसे सशक्त है उनका इसका जो अंतिम अध्याय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, रस सिद्धांत शक्ति और सीमा। डॉक्टर नगेंद्र ने रस सिद्धांत को मानववाद के दृढ़ आधार पर प्रतिष्ठित मानकर उसके विकास माध्यम से निरंतर विकासमान कला चेतना का मूल्यांकन संभव माना है। आगे हमारे राममूर्ति त्रिपाठी, औचित्य दर्शन, रस विमर्श, लक्षणा और हिंदी उसका
अथवा उसके हिंदी काव्य में प्रसार, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्य शास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्य विमर्श, तारकनाथ बाली कृत रस सिद्धांत की दार्शनिक और नैतिक व्याख्या, भागीरथ मिश्र काव्य मनीषा और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, निर्मला जैन की, ये जो भागीरथ मिश्र, निर्मला जैन और राममूर्ति त्रिपाठी जी की महत्वपूर्ण है। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कुमार विमल की भी महत्वपूर्ण है। सौंदर्य शास्त्र के तत्व, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित भारतीय काव्य सिद्धांत, जगदीश चंद्र जैन कृत पाश्चात्य समीक्षा दर्शन, शंकर देव अवतरे काव्यांग प्रक्रिया, भागीरथ दीक्षित कृत अभिनव साहित्य चिंतन, रवि प्रकाश कृत हिंदी काव्य शास्त्र में रस स्वरूप, प्रेमकांत टंडन कृत साधारणीकरण और सौंदर्यभूति प्रमुख सिद्धांत, देवेंद्र नाथ शर्मा जी की महत्वपूर्ण है पाश्चात्य काव्य शास्त्र, विजेंद्र नाथ सिंह कृत भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्ति सिद्धांत उल्लेखनीय है। शिव कुमार मिश्र कृत मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, कमला प्रसाद कृत मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र महत्वपूर्ण प्रयास हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में निरूपित काव्य स्वाद की प्रक्रिया के साधारणीकरण और पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय चिंतन परंपरा में विकसित सौंदर्यानुभूति के सिद्धांतों का बारीकी से विवेचन कर रहे हैं। यह सब हमें होने पर भी अभी तक यह दावा नहीं कर सकते कि हमने कोई मौलिक स्थापना कर ली है। हम इतना ही कह सकते हैं कि अब हमें मौलिक स्थापनाओं की कठिनाइयां समझ में आने लगी हैं और अब हम अपना दायित्व समझने लगे हैं। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना, द्विवेदीय युग में अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का आरंभ माना जाता है, मात्र हुआ, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा नहीं हुआ लेकिन शुरुआत हो गई थी। विगत 40 वर्षों में इस आलोचना का अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसका प्रधान कारण यह है कि विश्वविद्यालयों में पीएचडी और डीलिट की उपाधियों के लिए प्रस्तुत होने वाले प्रबंधों की संख्या में निरंतर वृद्धि होती गई है। हिंदी में साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध पीताम्बर दत्त बड़तवाल कृत 1934 में स्वीकृत किया जाता है। तो हिंदी में पहला शोध प्रबंध किसका है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी का, जो कि उन्होंने 1934 में किया था। इसके बाद क्रमशः हिंदी काव्य शास्त्र का विकास रमशंकर शुक्ल रसाल, तुलसी दर्शन बलदेव प्रसाद मिश्र, तुलसीदास माता प्रसाद गुप्त, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, आधुनिक काव्य धारा केशनी नारायण शुक्ल, आधुनिक साहित्य का विकास श्री कृष्ण लाल प्रसाद के नाटकों में शास्त्रीय अध्ययन जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, अष्टछाप और बल्लभ संप्रदाय दीनदयाल गुप्त, सूरदास ब्रजेश्वर वर्मा, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, रीति काव्य में की भूमिका में देव का अध्ययन डॉक्टर नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग डॉक्टर उदय भानु सिंह, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथ मिश्र, चंद्र बरदाई और उनका काव्य विपिन बिहारी द्विवेदी, रामकथा उत्पत्ति और विकास फादर कामिल बुल्के, अकबरी दरबार के हिंदी कवि सरयू प्रसाद अग्रवाल, आचार्य केशव दास, हीरा लाल दीक्षित, हिंदी साहित्य के आलोचना का उद्भव और विकास भगवत स्वरूप मिश्र, ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत भोला शंकर व्यास, अपभ्रंश साहित्य डॉक्टर हरिवंश कोछड़े, सिद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है डॉक्टर धर्मवीर भारती, हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप शंभुनाथ सिंह, आधुनिक हिंदी कथा साहित्य और मनोविज्ञान डॉक्टर देवराज उपाध्याय, काव्य में रस आनंद प्रकाश दीक्षित, हिंदी की मराठी संतों की देन विनय मोहन शर्मा, सूर्यपुर ब्रजभाषा शिव प्रसाद सिंह महत्वपूर्ण, अवध के प्रमुख हिंदी कवियों का अध्ययन ब्रज किशोर मिश्र, हिंदी और तेलुगु के नाटक साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन पांडुरंग राव, राम भक्ति में रसिक संप्रदाय भगवती प्रसाद सिंह, हिंदी उपन्यासों का पाश्चात्य प्रभाव एस एन गणेशन, आधुनिक हिंदी कवियों के काव्य सिद्धांत डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्त, तुलसी दर्शन मीमांसा महत्वपूर्ण उदय भानु सिंह, कंब रामायण और तुलसी रामायण का तुलनात्मक अध्ययन शकराज राजू नायडू, आधुनिक हिंदी और मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर मनोहर काले। तो ये जो ऊपर जितने भी नाम दिए गए हैं ये तो मुझे सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण लगते हैं। किसी भी एग्जाम में पूछे भी गए हैं कि जो तुलसीदास किसकी रचना है, माता प्रसाद गुप्त जी की है, रामकथा उत्पत्ति और विकास किसकी है, फादर कामिल बुल्के की है। तो ये महत्वपूर्ण है। ये सारे यहाँ पे नाम दे रखे हैं, तो आप लोग इनको नहीं भी देखेंगे तब भी चलेगा। मुझे लगता नहीं कि किसी पेपर में इतना पूछा जाएगा। प्रेमचंद का जीवन, कमल किशोर गोयन का, कबीर की भक्ति का सामाजिक अर्थ, पुरुषोत्तम अग्रवाल आदि महत्वपूर्ण शोध प्रबंध
हैं। तो आप इन दोनों के नाम याद कर लेंगे। मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना। छायावादी कवि कल्पना लोक में विचरण करता हुआ जीवन के यथार्थता से कुछ दूर चला गया था। वह स्वप्न लोक के मोहक सौंदर्य को देख ही रहा था कि जीवन की वास्तविकता से उसे उसे झकझोर कर चौंका दिया। वह वस्तु सत्य की उपेक्षा नहीं कर सकता। पंत और निराला जैसे समर्थ कवि सामाजिक यथार्थ के चित्रण की ओर उन्मुख हुए। दिनकर, सुमन, नरेंद्र शर्मा, अंचल आदि कवियों ने उत्तर छायावाद काल से ही नवीन प्रगतिशील काव्य की रचना आरंभ कर दी थी। उन इसके साथ ही आलोचना के क्षेत्र में मार्क्सवादी या प्रगतिवादी आलोचना का प्रचलन हुआ। प्रगतिवादी आलोचना का मुख्य आधार क्या है? मार्क्सवादी जीवन दर्शन। मार्क्स का जीवन दर्शन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस दर्शन के अनुसार जगत की प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी तत्व विद्यमान रहते हैं। इनमें निरंतर द्वंद्व चलता रहता है। एक ऐसी अवस्था भी आती है जब वस्तु में सन्निहित परस्पर विरोधी तत्वों में संतुलन स्थापित हो जाता है। इस प्रकार वस्तु का प्रस्तुत अवस्थान थीसिस अपने में ही सन्निहित विरोधी तत्वों से द्वंद्व करता हुआ प्रत्यवस्थान एंटीथीसिस में परिणत हो जाता है और आगे चलकर जब दोनों तत्वों में संतुलन हो जाता है तो वह साम्य अवस्था सिंथेसिस की स्थिति में आ जाता है। किंतु यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह पाती। विरोध तत्व पुनः उद्भूत होते हैं और द्वंद्व चलने लगता है और नवीन अवस्था क्रम प्रारंभ हो जाता है। विकास के यह द्वंद्वात्मक प्रणाली स्वीकार करते हुए मार्क्स वर्तमान समाज की व्याख्या करते हुए बताता है कि पूंजीवादी वर्ग प्रस्तुत अवस्थान थीसिस है, सर्वहारा वर्ग प्रत्यावस्थान यानी एंटीथीसिस है और इन दोनों का द्वंद्व अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण है कार्ल मार्क्स जी का कथन। द्वंद्व के पश्चात साम्यवाद के रूप में साम्यावस्थान यानी कि सिंथेसिस की स्थिति का आना अवश्यंभावी है। मार्क्स के अनुसार वस्तु जगत ही चरम सत्य है। तो क्या चरम सत्य है? तो वस्तु जगत। चेतना सत्ता की जड़ जगत में ही क्षोभ उत्पन्न होने के कारण उद्भूत होती है। विचार जगत वस्तुतः भौतिक जगत का ही मानव मस्तिष्क में पड़ा हुआ प्रतिबिंब है। मतलब जो हम ये संसार में देखते हैं उसी का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में पड़ता है और हम उसी की रचना फिर आगे करते हैं। इस प्रकार चेतन तत्व और जड़ तत्व का विकास मान लेने पर जगत से परे ईश्वर रूप से पृथक चेतना सत्ता की मान्यता के लिए कोई स्थान नहीं है। मार्क्स जो है ईश्वर को नहीं मानते थे। ईश्वर के अस्तित्व को अस्वीकार कर देने पर जगत की समस्त व्यवस्था के मूल में मनुष्य के क्रियाकलाप को ही महत्व देना पड़ा। संसार में ऊंच नीच और अमीर गरीब का सारा प्रपंच मनुष्य द्वारा ही खड़ा किया गया था। यह ईश्वरीय न्याय का नहीं मानवीय स्वार्थ का परिणाम है। मार्क्स के अनुसार मनुष्य की चेतना वस्तु जगत का नियमन नहीं कर सकती, वरन वस्तु जगत ही मानव चेतना और विचारों में के रूप में अंतरित होता है। तो मतलब जो हमारे मनुष्य की जो चेतना है, जो इनर वॉइस है, वो इतना मनुष्य को नियमित नहीं करती जितना हमारे बाहरी तत्व हमें नियमित करते हैं। मानव समाज के विकास पर विचार करते हुए मार्क्सवाद यह स्वीकार करता है कि आरंभ में एक प्रकार की साम्यवादी व्यवस्था थी। तो पहले क्या था? आदिम साम्यवाद। ये क्रम भी आता है, आप लोगों को याद रखना है। और आदिम साम्यवाद की परिणति दास प्रथा में होती है। दास प्रथा की परिणति सामंतशाही में। तो पहले क्या था? आदिम साम्यवाद, फिर दास आए, फिर सामंत आए और सामंतशाही की परिणति आधुनिक पूंजीवाद में हुई, फिर पूंजीवादी लोग आए। आज की समस्त दुर्व्यवस्था के मूल में यही पूंजीवादी जीवन दृष्टि ही कार्य कर रही है। चूंकि मानव चेतना का नियमन सामाजिक परिस्थितियां करती हैं और कला चेतना मानव चेतना का ही उदात्त रूप है, इसलिए प्रत्येक युग का कलाकार जाने अनजाने उस वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें वह पला होता है। इस प्रकार आज की पूंजीवादी व्यवस्था के समांतर विकसित होने वाली रोमांटिक कला चेतना पूंजीवादी प्रवृत्ति का ही पोषण करती है। पूंजीवादी व्यक्ति वस्तुतः व्यक्ति स्वातंत्र की आर्थिक परिणति है। रोमांटिक कला इसी व्यक्ति स्वातंत्र की सर्वोपरि महत्व देता है और उसी व्यक्ति स्वातंत्र की कला परिणति कहा जा सकता है। तो मार्क्स का मानना है कि जैसे मान लो मेरे ऊपर कोई अत्याचार हुआ है समाज के द्वारा, तो मैं अपनी रचना में, अपनी कला में उसी की अभिव्यक्ति करती हूँ। अगर मैं क्या कहते हैं कल्पना लोक में परियों की या कोई राजकुमार आएगा, घोड़े पे आएगा, इस तरीके की कल्पनाएं करती हूँ, तो ये सब मतलब बैठे ठाले का धंधा है। और ये सब मतलब पूंजीवादियों की मतलब प्रवृत्ति का पोषण करने के लिए, कि उनको खुश करने के लिए, जैसे रीतिकाल में होता था कि राजाओं को खुश करने के लिए लिखा जाता था, ऐसे ही कभी अगर कल्पना के सहारे लिख रहा है तो वो कार्ल मार्क्स उसको अच्छा नहीं मानते।
वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करे और मतलब कवि के लिए बताते हैं कि अतः आज के कवि एवं कलाकार का कर्तव्य है कि वह सर्वहारा वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट करे और ऐसी काव्य रचना करे जिससे यह वर्ग पूंजीवाद को मिटाने के लिए संबंध और सक्रिय हो सके। मतलब ऐसी रचनाएं करनी चाहिए जिससे कि हम पूंजीवाद को मिटा सकें। मार्क्सवादी समीक्षक जीवन और काव्य की उपयुक्त व्याख्या स्वीकार करता हुआ कवियों की मूल्यांकन करते समय यह देखता परखता चलता है कि कवि विशेष के काव्य में जिस वर्ग विशेष की हित चिंतना निहित है वह मानता है कि लोक मंगल की भावना प्राचीन साहित्य में भी है, किंतु वहां पीड़ितों के प्रति सहानुभूति प्रकट करके संतोष कर लिया गया था। मतलब प्राचीन साहित्य में संतोष कर लिया गया, लेकिन कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो भी मतलब बदलाव है उसके लिए क्रांति आवश्यक है। अब पीड़ितों और दलितों के लिए सहानुभूति दिखाने और उसकी व्यथा पर करुणा का भाव प्रकट करने से काम नहीं चलेगा, आवश्यकता है उन्हें सामाजिक न्याय दिलाने की। इसके लिए यदि साहित्यकार शोषकों और शोषकों के प्रति घृणा की अभिव्यक्ति करता है या क्रोध प्रकट करता है तो वह जायज है। ऐसी रचना को मार्क्सवादी समीक्षक मानवतावादी ही मानता है। मार्क्सवादी समीक्षा दृष्टि कोई जड़ या स्थिर सैद्धांतिक रूढ़ नहीं, इसका निरंतर विकास होता रहता आया है। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये जड़ या रूढ़ है नहीं, इसका निरंतर विकास होता आया है। टेरी गल्टन का यहाँ पे एक महत्वपूर्ण कथन है, मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्यिक कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करना है, जिसमें उसके रूप, शैली और अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील सावधानी होती है। मार्क्सवादी आलोचना कृति की कालबद्धता ही नहीं, उसकी कालातीतता की भी व्याख्या करती है। मार्क्सवादी आलोचना की मौलिकता साहित्य की ऐतिहासिक समझ से नहीं बल्कि क्रांतिकारी समझ में है। यानी कि जो कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा थी कि क्रांति जरूरी है, टेरी गल्टन भी इस बात से सहमत हैं। टेरी गल्टन भी मार्क्सवादी आलोचक हैं। मार्क्सवादी समीक्षक अब काव्य के रूप पक्ष को भी महत्व देने लगे हैं। रूप के परिवर्तन का अर्थ है वस्तु में और पूरे ऐतिहासिक बोध एवं विश्व दृष्टि में परिवर्तन। भाव और विचार बिंब, प्रतीक, उपमान, विधानों तथा अन्य भाषिक वक्तृताओं के माध्यम से ही मूर्त होते हैं। इसलिए रूप के सौंदर्य और अंतर वस्तु के साथ उसके जटिल संबंध का विश्लेषण आवश्यक है। इस प्रकार विगत वर्षों में मार्क्सवादी समीक्षा के क्षितिज का पर्याप्त विकास हुआ और अब यह कृति विशेष में निहित विचारधारा का अनुसंधान नहीं करती, वरन कृति की संरचना का विश्लेषण करके उसके संपूर्ण सौंदर्य का भी उद्घाटन करती है। जैसे कि निराला की कविता है, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर। तो जरूरी नहीं कि कोई बहुत सुंदर ही कोई स्त्री हो या कोई बहुत ही सुंदर राजकुमारी हो, नहीं, एक तो पत्थर तोड़ने वाली स्त्री की भी में भी सौंदर्य होता है। मार्क्सवादी समीक्षा बनाम समाजशास्त्रीय समीक्षा, साहित्य का समाजशास्त्र। सामान्यतः मार्क्सवादी और समाजशास्त्रीय समीक्षा का ही को एक ही समझा जाता है, किंतु दोनों पूर्णतः एक नहीं है। समाजशास्त्रीय समीक्षा सामाजिक संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक जीवन की प्रक्रिया के अंतर्गत साहित्य के विविध पक्षों का अध्ययन सामाजिक क्रिया के रूप में करती है। समाजशास्त्रियों की दृष्टि में साहित्य का स्वरूप संस्थात्मक है और अन्य सामाजिक संस्थाएं अपने सदस्यों को दिशा निर्देश करती हैं, उन्हें किन्हीं मूल्यों और आदर्शों के प्रति उन्मुख करती हैं। वैसे ही साहित्यकार भी अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने पाठकों या सामाजिकों को किसी आदर्शों और मूल्यों के प्रति सचेष्ट करता है। हरियाणा से तो प्रोफेसर वाले अभी एग्जाम जो हुआ था 2025 में, उसमें पूछा गया था, ये मैनेजर पांडे जी का कथन था। आजकल साहित्य के समाजशास्त्र के विकास की दो धाराएं हैं। एक धारा ने साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कहते हैं। दूसरी में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, वह अनुभववादी धारा है। मीमांसावादी धारा के अंतर्गत मार्क्सवादी, आलोचनात्मक समाजशास्त्री और संरचनात्मक दृष्टियां सक्रिय हैं, तो अनुभववादी पद्धति में पुरानी विधेयवादी दृष्टि के साथ संरचनात्मक कार्यप्रणाली दृष्टियां सक्रिय दिखाई देती हैं। ये महत्वपूर्ण कथन है, किसका है? मैनेजर पांडे जी का। यहाँ पे नगेंद्र जी का भी एक और महत्वपूर्ण कथन है समाजशास्त्री अध्ययन की परिभाषा के विषय में। कर्ता, कृति और पाठक के त्रिकोण रूप साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन है। यानी कर्ता, कृति और पाठक के त्रिकोण का सामाजिक परिवेश में विश्लेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन कहलाता है। समाज के अनुशीलन का सही सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद को माना जा सकता है, वैसे ही मार्क्सवादी समीक्षा को ही वास्तविक समाजशास्त्रीय समीक्षा कहा जा सकता है।
श्री राम मेहरोत्रा की साहित्य और समाजशास्त्र, डॉक्टर नगेंद्र की साहित्य का समाजशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण, डॉक्टर बच्चन सिंह की साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद बहुत महत्वपूर्ण, निर्मला जैन की साहित्य का समाजशास्त्री चिंतन, ये भी इंपॉर्टेंट है, मैनेजर पांडे की साहित्य की समाजशास्त्र की भूमिका, ये सारी ही कृतियां यहाँ पे महत्वपूर्ण है। चाहे श्री राम मेहरोत्रा की इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन बाकी सारी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम आगे की अगली क्लास में प्रगतिवादी या मार्क्सवादी समीक्षकों को पढ़ेंगे। आइए चलिए दोस्तों, हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं इस क्लास 12 का। ये है हमारी रामचंद्र तिवारी की जो सीरीज चल रही है, उसका भाग 12 के प्रश्न है ये हमारे। पहला प्रश्न है, मिथक आदिम मनुष्य की भाषा है जिसके माध्यम से वह जीवन और प्रकृति के रहस्यों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को अलौकिक गाथाओं के रूप में अभिव्यक्त करता था। यह आदिम यथार्थ के प्रति सामूहिक अचेतन मन की सहज स्फूर्त बिंबात्मक सृजन है। कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन है ऑप्शन ए रामचंद्र तिवारी, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी भागीरथ मिश्र या ऑप्शन डी बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बच्चन सिंह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मार्क्सवादी आलोचना का उद्देश्य साहित्य कृति की अधिक पूर्णता के साथ व्याख्या करना है जिसमें उसके रूप, शैली और अर्थ के प्रति अधिक संवेदनशील सावधानी होती है। मार्क्सवादी आलोचना कृति की कालबद्धता ही नहीं, उसकी कालातीतता की भी व्याख्या करती है। मार्क्सवादी आलोचना की मौलिकता साहित्य की ऐतिहासिक समझ से नहीं बल्कि क्रांतिकारी समझ में है। कथन किसका है? ए कार्ल मार्क्स, बी लेनिन, सी टेरी इगल्टन या डी जॉर्ज लुकास। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी टेरी इगल्टन। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, आजकल साहित्य के समाजशास्त्र के विकास में दो धाराएं हैं। एक धारा में साहित्य में समाज की अभिव्यक्ति की खोज होती है, उसे हम मीमांसावादी धारा कह सकते हैं। दूसरे में साहित्य की सामाजिक स्थिति का विवेचन होता है, जिसे हम अनुभववादी धारा कहते हैं। कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र तिवारी, बी मैनेजर पांडे, सी नगेंद्र या डी बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मैनेजर पांडे। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्ता, कृति और पाठक के त्रिकोण रूप साहित्य के सामाजिक परिवेश का विश्लेषण और संश्लेषण समाजशास्त्रीय अध्ययन कहलाता है। कथन किस आलोचक का है? हमारे ऑप्शन है ए डॉक्टर नगेंद्र, बी मैनेजर पांडे, सी रामचंद्र तिवारी या डी बच्चन सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 5 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, साहित्य का समाजशास्त्र और रूपवाद 1984 किसकी रचना है? हमारे ऑप्शंस हैं ए बच्चन सिंह, बी मैनेजर पांडे, सी नगेंद्र या डी रामचंद्र तिवारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारे बच्चन सिंह की रचना है। उम्मीद करूंगी दोस्तों आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करिएगा। इसके अलावा हमारे बैचेस से जुड़ने के लिए मेरा कोड का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। मेरा कोड है शैली 11 यानी कि शैली 11। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी सूचना है, मैं जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। क्लास को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।